देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि पछतावे से अच्छा होता है कोशिश करके फेल हो जाना। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि आस काश मैं भी पुलिस में भर्ती होता, लेकिन देखिए पुलिस में भर्ती होने के लिए पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो सारे मानदंडों को पूरा करने के बाद ही जो है आप उस पुलिस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो एक बार कोशिश कीजिए, आप उसके योग्य बनिए, तैयारी कीजिए और पुलिस में भर्ती हो जाइए। नहीं हो पाएँगे तो कोई बात नहीं, फेल हो जाएँगे तो कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि अरे यार मैंने कोशिश नहीं किया। तो इसलिए कहा गया कि पछतावे से अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। और देखिए, जो लोग कोशिश करते हैं वो बार-बार फेल नहीं होते हैं। एक बार फेल होंगे, दूसरी बार फेल होंगे, लेकिन तीसरी बार, चौथी बार में ज़रूर उनको सफलता मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 26 अप्रैल के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में बहुत ही यूनिक प्रश्न रखे गए हैं जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और देखिए, जैसा कि हर रोज़ जो है आपसे वीडियो के लास्ट में 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। और इस वीडियो को पूरे देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोज़ के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल को जो है किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। तो देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि 24 अप्रैल को जो है एक योजना, इसका नाम है स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने ई संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। देखिए, स्वामित्व जो योजना जो आपका है, तो स्वामित्व देखिए पीएम मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं उनका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वामित्व योजना की। इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी एंड इन विलेज एरियाज। और इसका फ़ायदा क्या है स्वामित्व योजना का। देखिए, पीएम मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारत के टोटल जो है 4,09,945 ग्रामीण परिवारों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई प्रॉपर्टी कार्ड देकर उनके मकान का मालिकाना हक प्रदान किया। अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि आपके गांव का जो मकान है, ठीक है, तो गांव के मकान का कोई भी जो है पेपर वगैरह नहीं होगा, यानी कि आप उस मकान के मालिक हैं, इसका आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता है, क्योंकि आबादी की ज़मीन में बहुत पुराने समय में गाँव बसे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं, अब उन्हीं के गाँव के घरों के कागज़ को बना रहे हैं। आपको एक पेपर देंगे, आपको उसका जो है मतलब ऑफिशियल मालिक बना देंगे। भाई चलो, आप 60-70 सालों से उस मकान में रह रहे हैं, ये मकान आपका है और ये आप एक पेपर ले लीजिए, इस पेपर पे सारा प्रूफ है। तो इस पेपर का यूज़ कहाँ पे करेंगे आप? इस पेपर का यूज़ करेंगे बैंकों में। बैंकों में अगर आप लोन लेने जाते हैं अपने मकान को गिरवी रखकर, तो आप जो है अपने मकान का पेपर गिरवी रखेंगे बैंक में, आपके पास एक प्रूफ होगा और आपको आसानी से लोन पास हो जाएगा। तो यही मेन कारण है। बहुत सारे लोगों के पास गाँव में घर है लेकिन उसका पेपर नहीं है। मेरा गाँव का मकान है, खुद उसका पेपर नहीं है ऑफिशियल कुछ। तो सबका यही हाल है, आबादी की ज़मीन में सब बसे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत और किस देश के नौसेना का द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 जो है ये 25 से 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया। तो देखिए, भारत और फ्रांस के बीच का जो द्विपक्षीय अभ्यास है वरुण 2021, ठीक है, ये 25 से 27 अप्रैल तक अरब सागर में आयोजित किया गया है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वरुण जो है ये किन दो देशों का नौसैनिक अभ्यास है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है। और इस साल जो है इसका 19वां संस्करण जो है आयोजित किया गया है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम। देखिए, जो वरुण अभ्यास है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी युद्धपोत या फिर कौन कौन सी युद्ध सामग्रियाँ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, यूज किया जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्ध अभ्यास वरुण में जो है गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स आईएनएस तरकस और आईएनएस तलवार, फ्रीट स्पोरशिप आईएनएस दीपक, सीकिंग 42B और चेतक इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों के साथ एक कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी और P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है इस अभ्यास में भाग लेंगे। और फ्रांस की जो नौसेना होगी इसकी ओर से इस अभ्यास में इसका जो प्रतिनिधित्व है ये विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गाल द्वारा राफेल एम फाइटर और E-2C हॉकवे एयरक्राफ्ट और
कैलमन एम और डॉल्फिन हेलीकॉप्टरों के साथ किया जाएगा। और साथ ही इसमें जो है क्षितिज श्रेणी के का जो है एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर सेविलियर पाल और इक्विटाइन क्लास मल्टी मिशन फ्रिगेट FNS प्रोविंस के साथ जो है एक कैलमन एम हेलीकॉप्टर और कमांड एंड सप्लाई जहाज जो है इसमें शामिल किया जाएगा। देखिए वैसे तो छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे कि मान लीजिए देखिए बड़े क्या आजकल सारे एग्जामों में डिस्क्रिप्टिव आने लगा है। आजकल पुलिस और UPSI और SSC के एग्ज़ाम में भी जो है पूरा डिटेल वाला करंट अफेयर पूछे जाने लगा है। तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, आपके डीप नॉलेज को वो चेक कर रहे हैं। और ख़ास तौर से कोरोना में आप लोग खाली बैठे हैं तो एग्जामिनर भी सोचा होगा कि यार लड़के घर पे खाली बैठे हैं, देखते उन्होंने क्या पढ़ाई की, वो गेम खेल रहे थे या फिर पढ़ाई कर रहे थे, तब उनको नौकरी दिया जाएगा। तो इसलिए डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने जो बताया कि भारतीय नौसेना के जो जहाज थे, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया INS कोलकाता, और उसके बाद हो गया INS तरकस, फिर हो गया INS तलवार, INS दीपक, और फिर हो गया आपका चेतक इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों के साथ कलवारी श्रेणी का एक पनडुब्बी, और P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो इन सभी ने इस अभ्यास में भाग लिया, इसको याद रखिएगा। और देखिए जो आपका ये अभियान चला जाएगा युद्धाभ्यास का, ठीक है, तो इसका नेतृत्व तो भारत की ओर से जो रियर एडमिरल अजय कोचर हैं, ठीक है, और नौसेना मेडल फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट हैं, ये करेंगे। और इसमें फ्रांस का नेतृत्व करेंगे रियर एडमिरल मार्क आसेडेट कमांडर टास्क फोर्स 473। और इस वरुण 2021 अभ्यास के पूरा होने के बाद प्राप्त किए गए सर्वोत्तम प्रथाओं को समेकित करने के लिए भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकस 28 अप्रैल से 1 मई 2021 तक जो है फ्रांसीसी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ जो है अभ्यास जारी रखेगा। तो इसको याद रखिएगा। और तीसरा प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस राज्य के चमोली जिले के नीति घाटी के सुमना में बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटने से 10 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो देखिए उत्तराखंड में स्थित है चमोली जिला, और वहाँ पर नीति घाट के सुमना में भी हाल ही में बर्फबारी हुई, उसके बाद वहाँ पर एक ग्लेशियर टूट गया, जिससे देखिए कई सारे लोग उसमें दब गए थे, लेकिन सबको बचा लिया गया। लेकिन फिर भी मौजूदा जानकारी के अनुसार 10 लोगों की उसमें मौत हो गई। और यहाँ पे देखिए आपको उत्तराखंड का नक्शा दिख रहा है, मैप दिख रहा है, और उत्तराखंड का जो चमोली जिला है कुछ इस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो उत्तराखंड का यही चमोली जिला है। ये वाला एरिया आपका जो है चीन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। बगल में आपका पिथौरागढ़ है। देखिए पिथौरागढ़ मुझे जाने का एक बार अवसर हुआ था, मतलब प्राप्त हुआ था आर्मी की भर्ती में, तो काफ़ी मुझे मशक्क़त करनी पड़ी थी। मुझे जो है जो आपका नैनीताल है, उसके बाद ऐसे चंपावत होते हुए फिर पिथौरागढ़ जाने का मिला था मौका। रास्ते में इतने खतरनाक पहाड़ियाँ हैं कि मतलब बहुत ही डर लगता है। तो ऐसे ये लोग अल्मोड़ा वगैरह होके ले जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था, लेकिन तो लगता था मतलब स्वर्ग में आ गया। मतलब मॉर्निंग में जब मेरी आँख खुली थी ट्रेवल करते समय तो लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो पहाड़ी इलाके काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और कितने लोग उत्तराखंड से ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं। कभी मुझे आने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है तीरथ सिंह रावत, गवर्नर है यहाँ की बेबी रानी मौर्य, और जनसंख्या है 1.01 करोड़। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नगाला 402 के डूबने की घोषणा की गई, जिसमें सभी जो 53 नाविक थे ये मारे गए। तो देखिए KRI नगाला 402 जो है ये इंडोनेशिया का एक पनडुब्बी था। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपको, कुछ इस प्रकार से ये पनडुब्बी दिखती थी, लेकिन ये जो है अभी हाल ही में डूब गई और इसमें 53 नाविक मारे गए। देखिए इंडोनेशिया के सेना के जो प्रमुख हैं जिनका नाम है हादी जहाजंतो, इनके अनुसार इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप है, तो बाली द्वीप के जिस तट पर ये पनडुब्बी आखिरी बार देखी गई थी उसी स्थान के समीप तेल के साथ साथ मलबा मिलना इस बात का स्पष्ट सबूत है कि जो आपका KRI नांगला 402 है ये पनडुब्बी डूब गया है। यानी कि इसके टूटे फूटे ऑर्गन मिले हैं इस पनडुब्बी के, और साथ में वहाँ पे देखिए इसमें जो तेल वगैरह होता है इससे ये चलाया जाता है। तो उसके जो है मतलब तेल देखिए होता क्या है कि पानी में ये ऊपर तैरता रहता है। अगर आप पानी में तेल डालिए तो देखिए तेल तैरता रहता है, ठीक है। तो उसके कुछ प्रमाण वगैरह मिले जिससे पता चला कि ये पनडुब्बी डूब गई और इसमें जो 53 नाविक सवार थे मारे गए। इंडोनेशिया की बात करते तो देखिए इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, कैपिटल जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया।
और पांचवा प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। देखिए परीक्षाओं में एग्जामिनर का सबसे फेवरेट दिन यही होता है, विश्व मलेरिया दिवस, क्योंकि बहुत ही कॉमन बीमारी है मलेरिया। देखिए विश्व मलेरिया दिवस को हम 25 अप्रैल को मनाते हैं। और 2021 के लिए विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। और देखिए जो आपका मलेरिया है तो ये जो है एक परजीवी प्लाज्मोडियम विविक्स के कारण होता है। देखिए प्लाज्मोडियम की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक प्रजाति होती है प्लाज्मोडियम विवेक्स। और इसका कैरियर कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करती है, इस प्लाज्मोडियम को अपने सूंड से जो है ट्रांसफर करती है, जब आपको ये खींचती है यानी कि काटती है या फिर जो भी करती है आपका खून चूसती है, तो ये जो है रक्त चूसते वक्त जो है आपके ब्लड में उसको लीक करते रहती है, ये ब्लड में आपके पहुंच जाता है प्लाज्मोडियम विवेक्स, और ये आपको जो मलेरिया काज करता है, ठीक है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये ट्रांसफर करती है इस परजीवी प्लाज्मोडियम विवेक्स को, तो इससे आपको मलेरिया हो जाता है। छठवां की सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अनुसार कौन सा वैक्सीन कोरोना के B11617 वेरिएंट से बचाता है। देखिए एक वैक्सीन है कोविशील्ड जो कि भारत में बनाया गया है। तो देखिए कोविशील्ड वैक्सीन काफ़ी कारगर है, इसको आप लगवा सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन जो है ये एस्ट्राजेनेको द्वारा निर्मित है। इसको स्थानीय रूप से जो है भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। और इस वैक्सीन को चिंपैंजी के एडेनो वायरस नाम के एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से जो है तैयार किया गया है। देखिए कोविड-19 वायरस की तरह दिखने वाला ये जो वायरस है तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। इसको 2 खुराक आपको लगवानी पड़ेगी। ये 2 खुराक जो है जिसने लगवा ली वो जो है समझ लीजिए कोरोना से सेफ हो गया। तो कोविशील्ड जो है ये वर्तमान में जो कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है जिस कारण काफ़ी लोग मर रहे हैं, तो इस वेरिएंट के लिए जो है ये काफ़ी कारगर है। सातवां प्रश्न की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस वर्ष तक सरसों के उत्पादन को 17 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारे इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्ट बताऊंगा, पहले सुन लीजिए। देखिए वर्ष 2025-26 तक भारत सरकार ने यानी कि भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने टोटल सरसों के उत्पादन को 17 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। देखिए वर्तमान में सरसों का तेल काफ़ी महंगा हो गया है, रिफाइंड ऑयल भी काफ़ी महंगा हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन है नहीं और खपत बहुत ज़्यादा हो गई है। विदेशों से भी उतना ही मंगाया जाता है जिससे जो है कोरोना वगैरह ना फैल पाए। तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और देखिए इसका एक ही विकल्प हो सकता है, हमें तो लगता है देसी घी और सरसों के तेल कभी कहीं एक ही रेट में ना बिकने लगे। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी जो है ये डिमांड पूरी हो पाएगी। देखिए भारत में औसत सरसों का उत्पादन यानी कि 2015 और 2019 के बीच में जो सरसों का उत्पादन है ये 7.7 मिलियन टन था। देखिए ये सभी आंकड़े भारत सरकार के हैं, इसको नोट करते रहिएगा। और ये जो है 5.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि से उत्पादित किया गया था, क्या 7.7 मिलियन टन जो आपका सरसों था। और देखिए भारत जो है ये खाद्य तेल की जरूरत का लगभग 70% आयात करता है और इसमें से पाम ऑयल सबसे ज़्यादा है। यानी कि भारत जो है ये जितना भी हम लोग तेल खाते हैं, ठीक है, सरसों का तेल या फिर पाम ऑयल हो, तो इसमें जो है 70% तेल हम विदेशों से मंगाते हैं और सबसे ज़्यादा इंडिया में पाम ऑयल यूज किया जा रहा है आजकल। देखिए भारत सरकार तेल बीज उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है, हालांकि समस्या कम उत्पादन का है। यानी कि भारत सरकार चाहती है कि जिन बीजों से तेल उत्पन्न होता है जैसे कि सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, तो उनका प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन जब प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है तो फिर क्या होगा। देखिए प्रति हेक्टेयर एक तो उत्पादन भी सरसों का कम है, यानी कि 1 हेक्टेयर में बहुत कम सरसों उत्पादित हो पाता है। और वर्तमान में देखिए जो आपका राजस्थान है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। राजस्थान भारत में कुल सरसों का 40.82% उत्पादन करता है। ये जो है भारत का सबसे सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य भी है, कौन, राजस्थान। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए सरसों के उत्पादन के लिए यानी कि तिलहन के उत्पादन के लिए एक पीली क्रांति लाई गई थी राजीव गांधी के द्वारा 1986 में, ठीक है। देखिए 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी ताकि तिलहन को बढ़ाया सके। और ये जो है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन यानी कि ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन पर आधारित था। और ये भारत सरकार की 1986 में बड़ी सफलता हुई। देखिए 1993 तक भारत जो है ये खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बन गया था।
पीली क्रांति के माध्यम से भारत ने पूरे भारत के भीतर 97% खाद्य तेलों की आवश्यकता का उत्पादन किया था। यानी कि उस समय केवल 3% ही तेल जो है खाद्य तेल बाहर से मंगाना पड़ता था। और देखिए सैम पित्रोदा एक व्यक्ति थे जिनको पीली क्रांति का जनक माना जाता था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता था, माना जाता कि मतलब माना जाता भी है क्योंकि इन्होंने ये आइडिया दिया था राजीव गांधी को। तो सैम पित्रोदा ने पीली क्रांति का मतलब आइडिया राजीव गांधी को दिया था। और देखिए इस पीली क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कुसुम, नीगर, सूरजमुखी, अरंडी और अलसी के उत्पादन पर जो है ध्यान केंद्रित किया था। और इसी से ये 97% तेल का उत्पादन जो है मतलब जो आवश्यकता थी 97% इसकी खपत जो है भारत में हो जा रही थी, केवल 3% खरीदना पड़ रहा था। तो कुछ इसी प्रकार की जो है क्रांति की आवश्यकता है। देखिए वर्तमान में जनसंख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, उस समय कुछ और जनसंख्या थी। आजकल लोग जो है घर पे बैठे बैठे कोई काम है नहीं, बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, एक आदमी के 5-5 4-4 बच्चे हो गए हैं। तो देखिए इस पर लगाम लगाना पड़ेगा, यानी कि इस पर कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को समझदार बनना पड़ेगा। एक आदमी बस एक बच्चा पैदा करे उतना काफ़ी है यार। एक ही बच्चे पे पूरा खर्च कीजिए, उसको IAS PCS कुछ भी बनाइए। तो एक बच्चा काफ़ी है, हम दो हमारे एक होना चाहिए। देखिए 8वां प्रश्न आपका है कि 16 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.193 अरब डॉलर बढ़कर कितना हो गया। देखिए 16 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था यह आपका 1.193 अरब डॉलर बढ़कर 582.406 अरब डॉलर हो गया। देखिए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 16 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में होने वाली जो वृद्धि है ये मुख्य तौर पर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के बढ़ने से हुई है। देखिए जो मैंने यहाँ पे अभी बच्चों वाला स्टेटमेंट दिया है, देखिए बहुत सारे बड़े संस्थाओं ने ये कहा था कि कोरोना वायरस का जो ये लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो इसमें अचानक बच्चों की जो संख्या है, ठीक है, अचानक पिछले साल दिसंबर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। सही बात है, पिछले साल दिसंबर में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। देखिए आपको पता होगा इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है क्या सेक्स, ठीक है, तो वो सबकी डिमांड है, एक शरीर की आवश्यकता है। और घर पे बैठे बैठे लोग क्या है कि मतलब उनका दिमाग डाइवर्ट होता है, अगर कोई काम रहेगा नहीं, वो ऑफिस जाएंगे नहीं तो उनका दिमाग डाइवर्ट होगा। और इसी कारण शायद जो है ये जो बच्चों की संख्या काफ़ी अचानक जो है पिछले साल दिसंबर 2020 में बढ़ी है। तो ऐसा विश्व बैंक ने भी कहा था, बहुत सारे संस्थाओं ने ऐसे बताया था, ठीक है, लेकिन फिर भी इस पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, परिवार नियोजन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। 9वां प्रश्न है कि देखिए अगर आप अपने अगल बगल के लोगों को अवेयर करेंगे तो ऐसा हो पाएगा। आप पढ़े लिखे लोग हैं और काफ़ी अवेयर भी हैं, तो लोगों को जागरूक कीजिए कि भैया एक ही बच्चा काफ़ी है, ज़्यादा दर्जनों बच्चे मत पैदा करो, बाद में आपातकाल हो सकता है, मतलब इमरजेंसी लागू हो सकती है, संख्या ज़्यादा हो जाएगी, खाने पीने के लिए संसाधन कम हो जाएंगे। 9वां प्रश्न है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस दवा के उपयोग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग स्वीकृति प्रदान की है। तो देखिए जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, एक दवा है जिसका नाम है वीराफिन, ठीक है, जो जाइडस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो वीराफिन काफ़ी कारगर हो रही है कोरोना के उपयोग में, इसीलिए इसके उपयोग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग स्वीकृति जो है प्रदान की गई है। देखिए वीराफिन का उपयोग जो है इसके माध्यम से कोविड-19 संक्रमणों के इलाज के लिए किया जा रहा है। और संक्रमण के प्रारंभिक चरणों के दौरान जो आपका वीराफिन नाम का दवा है, ठीक है, तो इसकी एक खुराक कोविड-19 रोगियों को तेज़ी से ठीक होने में मदद कर रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है ऑक्सीजन। देखिए इस समय जिसको कोविड-19 का संक्रमण हो रहा है उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसके फेफड़ों में बलगम भर जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता को जो है ये जो वीराफिन दवा ये कम कर दे रही है, ठीक है। तो जाइडस कंपनी इसको बनाती है और उसने बताया है कि वीराफिन के द्वारा उपचारित 15% वयस्क रोगी 7 दिनों में RT-PCR का उपयोग करके नकारात्मक पाए गए हैं। देखिए एक प्रोसेस है RT-PCR यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, तो ये प्रोसेस है कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए। 10वां प्रश्न है कि कोडेक्स एलिमेंट्रिस जो हाल ही में खबरों में था ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो आपका कोडेक्स एलिमेंट्रिस है, ठीक है, ये जो है खाद्य मानक है, क्या है, ये एक खाद्य मानक है। कोडेक्स एलिमेंट्रिस जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक और दिशा निर्देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा और गुणवत्ता में योगदान करता है।
और हाल ही में कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन के तहत स्थापित कोडेक्स कमीशन ऑन स्पाइसेज एंड कुलरेनी हब्स के 5वें सत्र का जो है उद्घाटन वर्चुअली किया गया है। तो इसीलिए जो है कोडेक्स एलिमेंट्रीज चर्चा में था। याद रखिएगा कोडेक्स एलिमेंट्रीज क्या है, ये खाद्य मानक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन पे का पहला प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया बताइए। और दूसरा आपके लिए कि विश्व पशु चिकित्सा दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है बताइए। तीसरा कि शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए। चौथा कि प्रयोगशालाओं में जानवरों के लिए विश्व दिवस, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस या फिर प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस, ये तीनों की है, ये किस तिथि को मनाया जाता है बताइए। और पांचवा कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व पुस्तक दिवस जो है ये किस दिन मनाता है, तो देखिए इसको हम 23 अप्रैल को मनाते हैं। और दूसरा था कि हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया, तो देखिए इनका नाम है श्रवण कुमार राठौर। तीसरा था कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चौथा था कि भारत के शीर्ष तैराक श्री हरि नटराज ने कितने मीटर बैक स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के साथ उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप में अपना दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया, तो इन्होंने 50 मीटर में ये स्वर्ण पदक हासिल किया था। और पांचवा था कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी, तो देखिए इनका नाम है रेखा एम मेनन। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।